नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, नई तकनीक से शहरों में आवास निर्माण में तेजी आएगी। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास कल 2 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ तेज गति से चलने का दिन है। इस तकनीक से तेजी से घर बनेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक वर्ष में हर राज्य में 1000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने सभी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों के लोगों को आग्रह किया कि वे साइट पर जाकर इस प्रोजेक्ट का बारीकी से अध्ययन करें और देश की जरूरत के अनुसार संभावनाओं की तलाश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आवास योजना सरकार की प्राथमिकता में नहीं थी। अब सरकार लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास निर्माण करा रही है। इस नई तकनीक से शहरों में आवास निर्माण में तेजी आएगी। ये घर सस्ते, टिकाऊ और आरामदायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न शहरों में बनने वाले ये घर अलग अलग प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। रांची में जर्मन तकनीक पर आधारित घर बनाए जाएंगे। ऐसे निर्माण में कम लागत आएगी और दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले ये घर होंगे। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि राज्य के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस योजना के लाभुकों को राहत प्रदान करें और आवास निर्माण में उनका आर्थिक बोझ कम करने पर विचार करें। इस योजना के अंतर्गत प्रति आवास केंद्रांश 5.5 लाख रुपए और राज्यांश 1 लाख रुपए और लाभुक का अंशदान 6,79,000 रुपए लगेगा। रांची में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत प्रीकॉस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम 3D प्रीकॉस्ट वॉल्यूमेट्री को अपनाया जा रहा है। यह तकनीक देश में इस्तेमाल की जा रही है। नवीनतम तकनीक में से एक है जिसे झारखंड राज्य में पहली बार अपनाया गया है। इस तकनीक में कमरे को बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कारखानों में निर्मित किया जाएगा और मल्टी स्टोरी टावर का निर्माण करने के लिए एक के एक ऊपर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कोविड-19 के दौरान 14 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2020 तक रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त दिए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने बताया कि 7 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत मुफ्त सिलेंडरों की सुविधा मिली। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से 60,67,000 से अधिक किसानों को 90,502 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस मौसम में झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल से लगभग 480 लाख टन धान की खरीद की गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है।
इधर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की 6ठे दौर की बातचीत संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में और सकारात्मक रूप से संपन्न हुई है। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा यहां के सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण को आने वाली चुनौतियों की पहचान और इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। इधर केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 83 करोड़ सिरिंज की खरीद का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने और 35 करोड़ सिरिंज के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं। कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है, जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने निर्यात वाली वस्तुओं पर शुल्क और कर जमा करने की योजना रोड टेप का लाभ आज से सभी निर्यात वस्तुओं पर देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अब इस योजना के अंतर्गत निर्यातकों से ली गई केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कर की राशि लौटाई जाएगी। इन करों पर अब तक कोई छूट नहीं दी जा रही थी या उनका रिफंड नहीं हो रहा था। यह राशि सीमा शुल्क विभाग के पास निर्यातक के लेजर खाते में लौटाई जाएगी और इसका उपयोग आयातित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा। यह राशि अन्य आयातकों को अंतरित भी की जा सकेगी। पूर्व वाणिज्यिक और गृह सचिव डॉक्टर जीके पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी सिफारिश की थी। रोड टेप योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक निर्यातकों को अपने बिल में प्रत्येक मद के लिए अपने इरादे की घोषणा करनी होगी। अधिसूचित दरें आज से ही लागू मानी जाएंगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभारी पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा।
इन लोनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा। राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत किया है। राजधानी रांची में कई जगह युवाओं ने देर रात तक नए साल का स्वागत कर जश्न मनाया। कई होटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों के अनुरूप जश्न की तैयारियां की गई थी। आज सुबह से ही लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि नव वर्ष 2021 राज्य के लिए उम्मीदों का वर्ष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते वर्ष के अनुभव और कोरोना संक्रमण से मिली चुनौती को नए अवसर में बदलने का संकल्प दोहराया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नव वर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। श्री कोविंद ने कहा है कि यह समय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी है ताकि विविधता में एकता का विश्वास सुदृढ़ हो सके। उन्होंने लोगों से प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता की भावना की सीख देने वाले समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नव वर्ष एक ऐसा अवसर है जहां नई उम्मीदों और मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष का स्वागत नई उम्मीदों की भावना के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमने एक ऐसे वर्ष को विदा किया है जिसने लोगों को एक सबसे विनाशकारी महामारी के माध्यम से जीवन के कई सबक दिए। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि सभी लोग चुनौतियों का सामना दृढ़ता, आत्मविश्वास और एकजुटता की भावना से करेंगे और नए वर्ष का स्वागत इस महामारी को हराने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना का टीका जल्द ही किसी भी समय उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में 2021 का स्वागत नए उत्साह और सकारात्मकता के साथ किया जाना चाहिए। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी नववर्ष 2021 पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में सभी को संपन्नता, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने यह भी उम्मीद व्यक्त किया कि देश 2021 में फले फूलेगा और सफलता की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। खूंटी जिले में पुलिस पीएलएफआई और भाकपा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और उनकी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। पुलिस के लिए वर्ष 2020 उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। जिला बल, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, सैट, एसएसबी, सहायक पुलिस की मदद से पुलिस ने पूरे वर्ष खूंटी के बीहड़ों, जंगलों और सीमावर्ती सुदूर इलाकों में लगातार अभियान चलाया। सबसे बड़ी उपलब्धि की यदि बात करें तो प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के रीजनल कमेटी कमांडर 15 लाख के खूंखार मोस्ट वांटेड इनामी जिगन गुड़िया को पुलिस ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ढेर कर दिया। वहीं भाकपा माओवादी के महिला हार्डकोर नक्सली शांति पूर्ति समेत सोना माही और सनिका चंपिया को मुठभेड़ में ढेर किया। खूंटी पुलिस के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही कि मात्र 3 मुठभेड़ में पुलिस ने आतंक का पर्याय कहे जाने वाले 4 नक्सलियों को ढेर किया। इधर दूसरी तरफ खूंटी पुलिस ने अपनी विशेष रणनीति के तहत चलाए जा रहे रांची, चाईबासा, सरायकेला के जॉइंट ऑपरेशन की मदद से पीएलएफआई और माओवादियों के एरिया कमांडरों की गिरफ्तारी में भी बड़ी सफलता हासिल की। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में माघ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, नई तकनीक से शहरों के आवास निर्माण में तेजी आएगी। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास कल 2 जनवरी से शुरू होगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।